हेलो, मैं साहिल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर में। आप सभी को झारखंड दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 नवंबर झारखंड स्थापना का दिन है। आज ही के दिन हमारा झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ था और इसे क्यों अलग होना पड़ा, कैसे अलग होना पड़ा, किसने इसमें योगदान है, इन सभी को जानेंगे हम इस वीडियो में। ये वीडियो स्पेशल झारखंड स्थापना दिवस पर, और इनके साथ ही साथ आज 15 नवंबर का ही दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। तो इस वीडियो में हम झारखंड को पूरी विस्तार से जानेंगे कि आखिर किनका योगदान रहा इसे बिहार से अलग कराने में। तो जैसा कि अगर हम नाम बोले कि झारखंड, तो झारखंड का ये जो नाम है, ये छोटा नागपुर के ये जो पठारी इलाका है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर ये एक पठारी इलाका है। और ये भारत के छोटा नागपुर यानी भारत का ये जो छोटा नागपुर है, इसका ये पठारी इलाका का हम बात कर रहे हैं। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसे हम झारखंड के नाम से जानते हैं। और ये कब से जानते हैं? ये बहुत पहले से, यानी 16वीं सदी और उससे पहले से जाना जाता है। तो कहा जाता है कि ये 1600 से पहले ही अस्तित्व में आ गया था, यानी झारखंड का अस्तित्व 16 में आ गया था। और इससे पहले भी इसका अस्तित्व था, लेकिन झारखंड के इतिहास को बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है कहीं पर, जिसके कारण आपको एक्यूरेट डेट और टाइम नहीं पता चलता। तो ये जो झारखंड का अस्तित्व आ गया 16वीं सदी में, अभी मान के चलते हैं 16वीं सदी को। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड, छोटा नागपुर का अगर इलाका आप देखें तो यह बहुत ही पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी के साथ साथ उबड़ खाबड़ जंगल झाड़ है। तो झारखंड का ये अर्थ है कि जंगल झाड़ वाला एक ज़मीन जो जंगल झाड़ से भरा, इसे हम कहें झारखंड। कहा जाता है कि 1845 में जब ईसाई मिशनरियों के आगमन हुए, कहाँ? झारखंड में। 1845 में जब ईसाई मिशनरियों का यहाँ पर आगमन हुआ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक परिवर्तन आया। सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते थे उनके समुदाय में, इनके समुदाय का संस्कृति जो था, यानी इनके एक समुदाय जो है ईसाई की ओर अट्रैक्ट होने लगे और मैक्सिमम ईसाई धर्म को अपनाने लगे। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में बहुत सारे ईसाई स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले। और ईसाई धर्म में स्थानांतरण होने के बावजूद भी आदिवासी लोग ये अपने संस्कृति को नहीं भूले, अपने संस्कृति को ये बना के रखे। अपने संस्कृति को ये आदिवासी लोग बना के रखे। ठीक है, हाँ, स्थानांतरण हुआ। यहाँ पर बहुत सारे ईसाई लोग जब यहाँ पर आए तो बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लिए तो ऐसा नहीं था स्कूल, मतलब वो स्कूल जो खोले उसमें अगर आपको पढ़ना है तो आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। हॉस्पिटल खुले, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ जो है इन लोगों ने खोले। तो जिससे ये जो आदिवासी का जो है एक ग्रुप, मतलब आदिवासी लोग जो है उसकी ओर कुछ अट्रैक्ट होने लगे। तो इस तरह से हुआ। और इसके आगे की अगर हम बात करें तो ये जो मेरा झारखंड है ये खनिज से एक लदा एरिया है। ये जो प्रदेश है एकदम खनिज से भरा पड़ा, यानी पूरी तरह खनिज पदार्थों से संपन्न है। यानी कि इसका खामियाजा यहाँ के आदिवासी लोगों को भुगतना पड़ा। क्यों भुगतना पड़ा? तो झारखंड एक बहुत ही बड़ा खनिज, यानी अगर पूरा भारत में बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाती, जहाँ पर कोयला और लोहा ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता। और इसके साथ ही साथ यहाँ बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर इत्यादि जैसे खनिज पदार्थ बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ? झारखंड में। तो यहाँ कोयले की खुदाई जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी वो 1856 यानी 1856 ईस्वी में शुरू हुई थी। और इसी के साथ यहाँ पर 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना हुई। कब?
1907 ईस्वी में टाटा जो है आयरन एंड स्टील कंपनी, उसकी स्थापना हुई। लेकिन ये जो स्थापना हुई, इनसे फ़ायदा किसको हुआ? झारखंड वासियों को कि बाहरी को? तो इस क्षेत्र की प्रगति जो है कभी जो है नहीं हुई सही से, यानी इसकी प्रगति पर ध्यान ही नहीं दिया गया। सरकार चाहे किसी की भी हो केंद्र में, हमेशा इस क्षेत्र का दोहन हुआ, हमेशा इसका शोषण हुआ। जब भारत देश मेरा आज़ाद हुआ तो सरकार इस बात को बोलकर यहाँ के आदिवासियों को फुसला लिया कि यहाँ पर औद्योगिक विकास होगा, यानी औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा, क्योंकि यह इलाका है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, कृषि नहीं हो पा रहा ये इलाका में, यानी ये जो इलाका है मेरा झारखंड, ये कृषि के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, पहाड़ी इलाका है, ये कृषि के लिए ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम तरह तरह के औद्योगिक विकास करेंगे, यानी बहुत सारी फैक्ट्रियों को यहाँ पर लगाएंगे। इससे सिर्फ राष्ट्र का ही विकास नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी, स्थानीय क्षेत्र का भी विकास होगा। और सरकारी नीति के तहत भारत सरकार जो है स्थानीय लोगों की ज़मीनों को कम दाम पर, यानी जितना मुआवजा मिलना चाहिए था उतना नहीं, बल्कि एकदम उचित से कम दाम पर अपने हाथों में लेने लगी। और सरकार का ये मानना था कि ये तो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, इसलिए यहाँ पर औद्योगिकरण कर दिया जाए, जिससे जो है स्थानीय को नहीं बल्कि किसको, स्थानीय के साथ साथ राष्ट्र को, राष्ट्र के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी विकास होगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जब यहाँ पर औद्योगिकरण हुआ तो यहाँ पर बाहरी लोगों का दखल शुरू हो गया। और बाहरी लोगों का तो दखल पहले से शुरू था, लेकिन अब बाहरी लोगों का दखल यहाँ बढ़ गया। बाहरी लोगों का दखल हमारे इस एरिया में बढ़ गया और यहाँ के लोगों को वंचित रखा गया, यहाँ के आदिवासी लोगों को वंचित रखा गया। इससे स्थानीय लोगों में असंतोष की भावना जागृत हुई, होगी ही भाई। जब हमारे इलाका में फैक्ट्री खुल रहे हैं तो अगर हम ना करें तो दूसरे लोग क्यों करेंगे? ये इलाका मेरा है, मेरे इलाके को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसके बाद आप बाहर से लीजिए। लेकिन नहीं, बाहर के लोगों का बहुत अधिक जमावड़ा होने लगा, जिसके कारण यहाँ के आदिवासी लोगों में आक्रोश उभरने लगा। उन्हें लगा कि हमारे साथ नौकरी के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, हम आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा। और इसी तरह से 1971 में जो एक राष्ट्रीय खनन नीति बनी थी, उसका परिणाम, इसी का परिणाम ये सब रहा। तो इसके साथ ही साथ क्या क्या और हुआ देखिए, सरकारी भवन बनाएंगे, बांध, बड़े बड़े डैम, ये सब होने लगा, ये सब का निर्माण होने लगा। और भूमि अधिग्रहण होने लगा, यानी भूमि को जो है कम मुआवजा, कम दाम देके सब अधिग्रहण, क्योंकि वो पूरा खनिज वाला इलाका है यहाँ पर, तो ये जो है आदिवासियों से हथियाया जाने लगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बिजली का निर्माण, ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बिजली का निर्माण होता था उसका बहुत ही कम मात्रा जो है इस प्रदेश को मिलता था, अधिकतर बिजली जो है इस प्रदेश से बाहर जाता था। और इसके साथ ही साथ ये जो सरकार थी, भारत सरकार, वो वन रोपण के लिए यानी फॉरेस्टेशन कर रही थी। तो अगर ये फॉरेस्टेशन कर रही थी तो यहाँ पर जो स्थानीय रूप से जो उगने वाले पेड़ थे उसको नहीं उगने दिया जा रहा है, बल्कि व्यावसायिक रूप से फायदेमंद पेड़ों का रोपण होने लगा यहाँ, यानी वैसे पेड़ सरकार लगाने लगी जिससे फ़ायदा हो, यानी कि फिर उसका डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, है ना। जबकि इसे अगर जंगल बनाना है तो स्थानीय रूप से जो पौधे उग रहे हैं, जो पेड़ हैं, उसे रहने दीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर व्यावसायिक रूप से जंगल लगाने लगे और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हुई और इससे बहुत सारे यहाँ पर के आदिवासियों का दोहन और शोषण हुआ और इससे जो है स्थानीय लोगों को वंचित रखा गया। और यही सब के चलते जो है झारखंड राज्य अलग चाहिए। इतना ही नहीं, झारखंड राज्य अलग क्यों चाहिए, इसके पीछे और भी बड़ी कहानी है।
तो सबसे पहली बात कि झारखंड राज्य अलग क्यों चाहिए, ये बिहार से देखिए कि चिपका हुआ है और ये पहले झारखंड और बिहार एक ही था। जैसा कि आप में देख सकते हैं कि ये 2000 से पहले बिहार और झारखंड एक ही था, एक ही सरकार जो है पूरे बिहार झारखंड को चलाती थी। ठीक है, एक ही सरकार पूरे बिहार झारखंड को चलाती थी। लेकिन ये एरिया काफ़ी बड़ा हो जाने के कारण यहाँ की जो सरकार थी वो पूरे एरिया को सही से देख रेख नहीं कर पाती थी। यानी ऐसा आदिवासी लोगों को लगता था कि हमें वंचित रखा जा रहा है, हम पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इसी के लिए और इसके साथ साथ और भी क्या क्या कारण थे। देखिए, बिहार का जो ज़मीन है, अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो वो पूरा समतल ज़मीन है। बिहार का ज़मीन समतल ज़मीन है, जबकि झारखंड का इलाका देखिएगा आप तो ये उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ है कि झाड़ी है। बिहार में बोली जाने वाली भाषा अलग है, बिहारी भाषा है। वहाँ पर मैथिली, भोजपुरी है ना, ये सब भाषा बोली जाती है। लेकिन झारखंड की जो बोली जाने वाली भाषा है यहाँ की अलग है ना। मुंडारी, हो, खड़िया और ये जाके संथाली, खोट्टा, नागपुरी, ये सब तो भाषा है यहाँ की। तो ये भाषा के हिसाब से है। और तीसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बिहार है वहाँ पर आदिवासी जो है बहुत ही कम मात्रा में, यानी 1% बिहारी इलाका में आदिवासी है, जबकि झारखंड में 23 से 24% तक आदिवासी लोग रहते हैं। इसके लिए भी इन्हें अलग राज्य की मांग करनी थी। तो किन्होंने शुरू किया, तो इन्हीं के बीच में आता है एक जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा का आप नाम सुने होंगे, एक बहुत ही ग्रेट लीडर के नाम से लोकप्रिय हुए। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को रांची से जो डिस्ट्रिक्ट एक अलग हुआ है, खूंटी, वही रांची उस टाइम था तो वही खूंटी वाले इलाके में यानी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसकी पढ़ाई भी अच्छी खासी रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया और साथ ही साथ ये खेल कूद के जगत में भी ये काफ़ी अच्छे थे। ये खेल कूद में यानी हॉकी में ये काफ़ी अच्छे थे। हॉकी में इन्होंने कई मेडल जीते थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये हॉकी में बहुत ही अच्छे थे। और 1928 में जब एक हॉकी का मतलब ये ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक के टाइम में जो है स्वर्ण पदक पहली बार भारत ने जो है हॉकी में प्राप्त किया था। ये जाने माने एक राजनीतिक, पत्रकार, लेखक, संपादक, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। तो ये सारे जो है ये थे, यानी कि एक लेखक भी बोल सकते हैं, शिक्षाविद भी बोल सकते हैं, है ना, और राजनीतिक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये राजनीति में कूद पड़े थे। और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब ये पाने वाले जो कि हॉकी के एकमात्र जो है इंटरनेशनल प्लेयर थे यहाँ से। तो जयपाल सिंह जो कि एक बहुत ही बड़े लीडर बन के उभरे थे, इन्होंने उस टाइम यानी 1929 ईस्वी में, ये सारे देख रहे हो कि आप किस तरह के दमन हुए, आपको हम बताएं कि किस तरह से यहाँ के आदिवासियों को वंचित रखा गया, यानी तरह तरह के फैक्ट्रियाँ लगाई गई, लेकिन इसमें बाहरी लोगों का ज़्यादा अधिकार हुआ। और आज के दौर में भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो झारखंड इलाका है, झारखंड में जो है झारखंडी लोगों को वंचित रखा जा रहा है और बाहरी लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा रहा है। तो हमारे सरकार अभी की सरकार है, बस वो अगर कुछ करें तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जब से हमारा झारखंड बना है तब से यहाँ की सरकारें अस्थायी रूप से नहीं बन पाई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि झारखंड कैसे बना, बिहार से ये अलग कैसे हुआ। तो बात किया जा रहा है 1929 ईस्वी को। 1929 ईस्वी को ये जो जयपाल सिंह मुंडा है, इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि हमें बिहार से झारखंड अलग चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि तुम क्यों चाहते हो अलग, झारखंड क्यों अलग चाहते हो? तो इन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा
कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। तो उन्होंने साइमन कमीशन ने इनकी बात को ठुकरा दी, बोली नहीं, वी कांट डिवाइड बिहार इनटू 2 पार्ट्स, हम बिहार को 2 पार्ट्स में नहीं बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। अब ठुकरा दी तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अब ये वापस आ गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब ये जब आप वापस आए तो इन्होंने भी सोच लिया था जयपाल सिंह ने कि हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, हम झारखंड को अलग करा के ही रहेंगे बिहार से। 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में इन्होंने एक संगठन बनाया, आदिवासी महासभा का गठन किया, है ना। और इसी पार्टी का आगे चलकर नाम हो गया झारखंड पार्टी, अभी बाद में बताएंगे। तो आदिवासी महासभा का इन्होंने गठन किया और इनको गठन करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था जो था वो ये था कि आदिवासियों पर जो हो रहा शोषण था, आदिवासियों पर इतना जो शोषण हो रहा था उसके प्रति जो है राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई लड़ने का निश्चय, राजनीतिक इसके प्रति जो है लड़ाई लड़ने का निश्चय किया गया कि हम आदिवासियों पर जो इतने सारे शोषण हो रहे हैं हम इसके प्रति लड़ाई लड़ेंगे। किन्होंने? तो ये जयपाल सिंह ने। आदिवासी महासभा का गठन किन्होंने किया? जयपाल सिंह ने किया, है ना। और इसमें काफ़ी जो है आदिवासी लोग इनका साथ दिए, बहुत ही अधिक मात्रा में, आगे हम बताएंगे किस तरह से। और इसके बाद इसको गठन करने के बाद जयपाल सिंह 5 मार्च 1949 को अलग राज्य की मांग करने लगे, है ना। ये तो 1949 में सबसे पहले पंडित जी के पास गए, यानी उस टाइम जब भारत मेरा आज़ाद हुआ तो ये पहले गए पंडित जी के पास, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पहले प्रधानमंत्री बने, तो ये गए उनके पास और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि हमें झारखंड अलग चाहिए बिहार से। किन्होंने? जयपाल सिंह। हमें झारखंड अलग चाहिए। बोले कैसे चाहिए, क्यों चाहिए? पंडित जी बोले कि क्यों, किस हिसाब से? तो इन्होंने बताया कि देखिए बिहार का जो एरिया है वो पूरा प्लेन है और हमारा एरिया उबड़ खाबड़ है, बिहार का एरिया जो है वो जो है वहाँ पर भाषाएं अलग है, हमारे जो झारखंड है वहाँ की भाषाएं अलग है। और झारखंड में जो है आदिवासियों की संख्या 24% है और वहाँ की जो है संख्या 1% है। ठीक है, एक सरकार जो है हमारे आदिवासियों पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। तो पंडित जी ने बोला कि यार भाषा के हिसाब से तो ये अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा भी कोई भाषा ठीक ठाक है नहीं, मतलब कौन सा भाषा दे? संथाली है, मुंडवी हो है, खोटा है, नागपुरी है, हिंदी है, यानी किस भाषा के? तो यही भाषा के कारण जो है इसको आयोग ने ठुकरा दिया, है ना। तो इनको जो है ठुकरा दिया इस बात को, बोला कि नहीं ये अलग नहीं हो सकता, बिहार से झारखंड अलग नहीं हो सकता। अब ये भी हार मानने वाले कहाँ थे? अब 1949 को जब ये पंडित जी के पास से वापस आए ना, तो 5 मार्च 1949 को इन्होंने एक पार्टी, यानी ये जो आदिवासी महासभा था ना, इसका नाम बदल कर रख दिया झारखंड पार्टी। अब ये झारखंड पार्टी जब रख दिया गया तो ये राजनीति में कूद पड़े। अब ये झारखंड पार्टी जो है कुछ ही समय में जो है उभर कर एकदम सामने आ गए, राज गई, यानी एक स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लायक हो गई। अब ये पार्टी उस टाइम का समय क्या था, बिहार झारखंड एक साथ था तो दोनों तरफ से ना एमएलए वगैरह खड़ा होंगे। तो ये पार्टी जो है बिहार का जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गई और 1963 में झारखंड पार्टी बिहार के राजनीति में प्रवेश कर चुकी थी। 50 के दशक में ये 1963 वाले समय में ये एक बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन 1963 में जब इन्होंने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर इन्होंने क्या किया, 1963 में ये बिहार के ये जो अभी का जो वो बिहार का पश्चिमी इलाका है जो कि अभी झारखंड में आ चुका है, सॉरी पश्चिमी बोल रहे, दक्षिणी इलाका है जो कि अभी आ चुका है झारखंड में, है ना। तो वहाँ से 32 सीट जो है इन्होंने जीत ली, वो पूरा इलाका में, यानी आदिवासी लोगों का पूरा साथ जो है इनके साथ था। जयपाल सिंह मुंडा के साथ पूरा था आदिवासी लोगों का इनके साथ। तो अब जब
इन्होंने 32 सीट ले आया। तो यहाँ पर उस टाइम जयपाल सिंह ने झारखंड के मांग को और बुलंद किया कि हमें झारखंड चाहिए, हमें झारखंड चाहिए, हमें झारखंड चाहिए। इस मांग को और बुलंद किया। तो उस टाइम क्या हुआ कि केपी सहाय, यानी उसी टाइम जो है ये झारखंड पार्टी के जो ये 32 सीट लाए, इन्होंने क्या किया कि झारखंड पार्टी में, ये जो झारखंड पार्टी है ये कांग्रेस पार्टी में अपना विलय कर दी। कांग्रेस पार्टी में इन्होंने अपना विलय किया, यानी समर्थन दे दिया, और समर्थन देकर एक सरकार बन गया। और उस टाइम जो सरकार बना, सीएम जो बने केपी सहाय बने। अब केपी सहाय जब ये बन गए तो वो चाहते थे कि बिहार अलग राज्य में ना टूटे। अरे कोई थोड़ी चाहेगा कि हमारा एरिया टूट के 2 भाग में बंट जाए, कोई नहीं चाहेगा। हम खुद नहीं चाहेंगे कि भारत का एक टुकड़ा भी टूटे, और हम भी नहीं चाहेंगे अभी कि हमारा जो झारखंड है उसका एक टुकड़ा भी टूट कर कहीं जाए या अलग राज्य बने। तो यहाँ पर केपी साहब भी नहीं चाहते थे कि ये टूटे, क्योंकि जितना बड़ा इलाका उतना राजनीति में फ़ायदा है ना। तो यहाँ पर केपी साहब तो चाहते ही नहीं थे कि टूटे, लेकिन यहाँ पर केपी साहब ने एक चाल चली, और चाल चल कर जयपाल सिंह को अपने ही पार्टी से अलग कर दिया। इस पार्टी से क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब जब इसे अलग कर दिया तो इसका तो समर्थन था, तो अलग करते ही क्या हुआ कि सरकार जो है इसकी गिर गई, है ना। सरकार क्या था? गिर गया। अब इन्हें जब अलग कर दिया तो अब कैसे क्या होगा? और उस वक्त झारखंड बिहार तो एक था, तो दोनों पार्टी मिलकर सरकार चला रही थी। अब दोनों का समर्थन था, तो और यहाँ से जो है इन्हें अलग कर दिया गया, यानी केपी साहब ने जयपाल सिंह को बोला नहीं नहीं हम अलग नहीं करेंगे। तो इसी बीच इन लोग का आपस में समर्थन जो है टूट गया। और यहीं पर और एक चीज़ क्या हुआ कि ये जो जयपाल सिंह थे ये बिना अपने पार्टी के लोगों से पूछे ही समर्थन दे दिया था। यानी भाई मेरा पार्टी है, मान लीजिए कि आप मतलब हेड हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, तो इसका मतलब ये है, ये थोड़ी है कि आप अकेले कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा पूछना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने सहमति नहीं ली थी अन्य सदस्यों से, जिसका परिणाम क्या हुआ कि छोटे छोटे पार्टी जो है इस टाइम उभर कर सामने आई। हाँ, इस टाइम क्या हुआ, इस छोटे छोटे पार्टियाँ इस टाइम उभर के, ये छोटा नागपुर वाले इलाके से छोटे छोटे पार्टियाँ उभर कर सामने आई। अब आगे चलकर क्या हुआ कि जयपाल सिंह मुंडा का निधन 20 नवंबर 1970 को हो गया, है ना। अब इसके सपने टूट गए कि कैसे अलग होगा, कैसे अलग होगा मेरा झारखंड। तो जयपाल सिंह को जब यहाँ से केपी साहब ने निकाल दिया तो इसकी तो सरकार गिर गई। अब इन्हीं बीच 1963 से लेकर 70 तक कोई भी अस्थायी सरकार नहीं बना पाया, यानी कि कंटिन्यू सरकार बनता था गिर जाता था, बनता था गिर जाता था। यानी अगर हम बात करें ये 7 साल का दौर, तो 7 साल में 7 सीएम बदले। तो चलिए इसी टाइम आते हैं झारखंड की ओर। तो लोग झारखंड की मांग को भूल गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है जयपाल सिंह जो थे बहुत ही बुलंद आवाज़ उठाए थे। तो उन्हीं बीच में एक नाम आता है शिबू सोरेन। 1969 में शिबू सोरेन ने एक सोनत संथाल समाज की स्थापना की थी, जो कि आज भी हमारे शिबू सोरेन जी अभी हैं। तो 1969 में शिबू सोरेन ने किसकी स्थापना की थी? सोनत संथाल समाज की स्थापना की थी। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो जी, जिनका नाम आप सुन चुके होंगे, विनोद बिहारी महतो जी और शिबू सोरेन, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम पड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, 4 फरवरी 1973 यानी 4 फरवरी 1973 को
झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो बने। कौन बने? विनोद बिहारी महतो। ये कौन थे? नहीं पता। विनोद बिहारी महतो का जन्म धनबाद जिला के बालीपुर, एक प्रखंड है धनबाद जिला में, और वहीं पर एक गांव है बडवाहा। इसी जगह पर, इसी गांव पर इनका जन्म हुआ था, विनोद बिहारी महतो जी का। इनके नाम से बहुत सारे, अभी एक विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी भी चल रहा है धनबाद में। तो इनका जन्म हुआ था धनबाद जिले के बालीपुर के बडवाहा गांव में हुआ था। तो इन्होंने, यानी विनोद बिहारी महतो ने और शिबू सोरेन ने मिलकर इन दोनों के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन हुआ। और विनोद बिहारी महतो जी इससे पहले जो है कम्युनिस्ट पार्टी में 25 साल तक काम कर चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टी के ये सदस्य थे और वहाँ पर ये काम कर चुके थे। तो इन्हें वहाँ से धोखेबाजी लगा। इन्हें ये लगा कि वे कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ पूंजीपतियों लोगों की साथ दे रहे हैं, यहाँ के आदिवासी लोगों की कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने उस पार्टी को छोड़ा और शिबू सोरेन के साथ मिलकर एक पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। ठीक है। अब यहाँ पर इस पार्टी का गठन हुआ तो अभी कौन बने? अध्यक्ष कौन है अभी? विनोद बिहारी महतो जी। और इसके महासचिव शिबू सोरेन को अभी बनाया गया। अब इन दोनों ने झारखंड की मांग को फिर से बुलंद कर दी, यानी कि झारखंड की मांग को इन्होंने फिर से बुलंद कर दिया कि मुझे बिहार से झारखंड चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और शिबू सोरेन और जयपाल सिंह, ये दोनों के बीच आपस में अच्छा रिश्ता था, यानी कि अच्छे से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो शिबू सोरेन ने अब जयपाल सिंह के सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा कि अब ये पूरा आगे बढ़े। अगर झारखंड को आज़ादी दिलाने, मतलब झारखंड को अभी अलग करने में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो शिबू सोरेन जी और विनोद बिहारी महतो जी ने यहाँ के लोगों के लिए, यानी आदिवासियों के लिए, यानी इसके देखभाल के लिए काफ़ी कदम उठाए और इनके साथ ही साथ झारखंड के मांग को बुलंद किया। शिबू सोरेन आगे चलकर राजनीति में अपना कदम रखते हैं, यानी बिहार की राजनीति उस टाइम बोलेंगे कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बिहार की राजनीति में अपना कदम रखती है, जिसमें क्या होता है, इसे एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक बात बता दें कि 1991 ईस्वी में, अभी बताएंगे, 1991 ईस्वी में विनोद बिहारी महतो जी का निधन हो जाता है, जिसके बाद शिबू सोरेन इस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और अभी तक बने हुए। तो 1977 में पहली बार चुनाव लड़ते हैं शिबू सोरेन जी और हार जाते हैं। ये चुनाव हार जाने के बाद ये फिर से 1980 में लड़ते हैं, 86 में लड़ते हैं। इस तरह से आगे के चुनाव ये जीतते जाते हैं और देखते ही देखते ये पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है। क्योंकि ये जो हम बताएं कि बिहार का जो दक्षिणी इलाका है, यहाँ पर जो आदिवासी का पूरा सपोर्ट इनके साथ है और देखते ही देखते ये एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आ जाती है। यानी कि अब ये पार्टी जो है केंद्र में स्टेट में सरकार बनाने के लिए ये सपोर्ट कर सकती है, यानी काफ़ी ये सीट ले आती। तो आगे चलकर यह पार्टी 1995 के बाद से बिहार सरकार के साथ मिलकर काम करने लगती है। बिहार सरकार के साथ मिलकर काम करने लगती है। बात कर रहे हैं 1997 ईस्वी का। 1997 में लालू यादव और शिबू सोरेन, इन दोनों के समर्थन के साथ बिहार सरकार बनता है। और यहाँ पर लालू यादव ये दावा करते हैं कि अगर हम दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं तो हम आपको झारखंड राज्य अलग कराने में आपकी मदद करेंगे, यानी हम आपको सपोर्ट करेंगे झारखंड राज्य अलग कराने में। लेकिन होता क्या है, चलिए आगे देखते हैं। तो यही सोचकर शिबू सोरेन और लालू यादव में दोनों में समर्थन होता है। दावा करते हैं कि हम आगे दोनों मिलकर अगर सरकार बनाएं तो हम बिहार से झारखंड एक अलग राज्य स्थापित कर देंगे।
लेकिन 1998 में क्या होता है कि लालू यादव जी पलटी मार देते हैं और जगह जगह जो सभाएं होती है वहाँ पर ये बहुत ऐलान करते चलते हैं कि किसी भी हालत में हम बिहार से झारखंड को अलग नहीं होने देंगे। ये कौन कहता है? लालू यादव। कब? 1998 में। 1998 में ये कहते हैं कि हम किसी भी हालत से इसको अलग नहीं होने देंगे। यानी कि अब ये बात ठुकरा देते हैं। पहले ये बोले थे कि हम सपोर्ट करेंगे, अब ये बोल रहे हैं कि हम नहीं अलग होने देंगे, क्योंकि अब ये भी नहीं चाहते थे कि बिहार के ज़मीन का टुकड़ा हो। जिसके कारण क्या होता है कि जेएमएम पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है और इसका सरकार गिर जाता। अब क्या होता है कि 2000 के विधानसभा चुनाव, 2000 का फिर से विधानसभा चुनाव होता है। अब जब चुनाव होता है तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है। लो बनाओ सरकार। अब किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है कि वो सरकार बना सके। तो उस दौर में जो है आरजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी जो मैक्सिमम जो है सरकार बनाती थी। राबड़ी देवी का उस टाइम का शासन था, तो ये काफ़ी सरकार जो है काफ़ी टाइम से बना चुकी थी। तो अब यहाँ पर जो है समर्थन मिला नहीं, तो लालू यादव अब इसको सरकार बनाना है भाई। तो इन्होंने सोचा कि अरे यार, कुछ दिन पहले हम बोल दिए कि हम बिहार से झारखंड नहीं अलग होने देंगे, अब कौन मुंह से मांगेंगे शिबू सोरेन से हम समर्थन, कैसे क्या होगा। चलो कुछ और उपाय लगाते हैं। ये चल गए कांग्रेस के पास, कांग्रेस पार्टी के पास ये चल गए और वहाँ पर जाकर समर्थन की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ से कहती है कि हम आपको समर्थन तभी देंगे जब आप झारखंड राज्य के बनने में कोई हस्तक्षेप नहीं डालेंगे। कौन कहा? कांग्रेस पार्टी ने। किससे कहा? लालू यादव से। क्या कहा कि यदि आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं डालेंगे, यानी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, झारखंड राज्य को अलग करने में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अरे भाई, यहाँ सपोर्ट क्या चीज़ है? राजनीति ऐसा चीज़ है कि अपने आप को मरवा देते हैं लोग। ये तो सपोर्ट तो बहुत दूर की बात, बहुत ही आम बात है ना। यहाँ लोग अपने ही बाल बच्चे बीबी सबका जो है हत्या, कोई अपने पिताजी की हत्या करवा देते हैं। देखे होंगे राजनीति में बहुत सारे कांड होते हैं, बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लालू यादव से ये बात कही गई कि आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं डालिएगा बिहार से झारखंड अलग होने में, बल्कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तब ये इसके पास तो कोई उपाय था नहीं, करे क्या भाई, सरकार तो बनानी है और दूसरी पार्टी से समर्थन ले ही नहीं सकते हैं, बीजेपी में जा नहीं सकते हैं, एनडीए से ले नहीं सकते हैं समर्थन। उनसे लेंगे तो उनका सरकार बनेगा, वो बोलेंगे हम बनाएंगे सीएम। तो अब लालू यादव के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये चुपचाप जो है समर्थन में हाँ कर देते हैं। बोलते ठीक है, भरी हुंकार भर दी, हाँ ठीक है ना, हम सरकार जो ये झारखंड राज्य को अलग होने में कोई हस्तक्षेप नहीं डालेंगे। और फिर क्या हुआ कि 2000 मतलब बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित हुआ और इसमें लालू यादव इधर से शिबू सोरेन और राष्ट्रपति की सहमति के साथ बिहार से झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। किसके? तो इस तरह से बिहार जो ये पुनर्गठन विधेयक पारित हो गया था 2000 में। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के समर्थन यानी सहमति से जो है झारखंड राज्य अलग हो गया। इस तरह 15 नवंबर के दिन प्रत्येक वर्ष हम झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो उस टाइम ये 18 जिले लेकर अलग हुए थे। कितने जिले? 18 जिले। और ये जो 18 जिले लिए गए थे, ये बिहार के कुछ जिले, कुछ पश्चिम बंगाल, कुछ छत्तीसगढ़ और कुछ उड़ीसा के भी जिले इसमें शामिल थे। लेकिन ये जो है झारखंड राज्य जो बना, ये बिहार से अलग हुआ। ठीक है। अब ये 18 जिले लेकर अलग हुए थे,
जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनके बाद जो है 6 नए ज़िले बाद में बने। कब? इसके अलग मतलब ये कि झारखंड की स्थापना होने के बाद ये 4 यानी 6 ज़िले बने। ये 6 ज़िले कौन कौन से बने हम आपको बता रहे हैं। ये जो 6 ज़िले बने उनमें से एक जो है रांची से अलग होकर खूंटी बना, है ना। रांची से अलग होकर खूंटी बना। और हजारीबाग से अलग होकर एक रामगढ़ ज़िला बना, जो हाल में बना है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ। इसी तरह दुमका से कटकर एक जामताड़ा बन गया और पलामू से लातेहार बना। पश्चिमी सिंहभूम के कई हिस्से को काटकर मिलाकर जो है सरायकेला खरसवा बनाया गया। और इसके साथ ही साथ जो छठा ज़िला बना वो सिमडेगा बना। और इस तरह से वर्तमान में झारखंड में कुल कितने ज़िले हो गए? 24 ज़िले हो गए। 24 ज़िले अभी हमारे झारखंड में मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ और अगर हम झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड के राजनीति यानी जब से झारखंड मेरा बना है 15 नवंबर 2000 से लेकर अभी वर्तमान तक यानी 2020 तक की बात करें तो अभी तक 11 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। ये जो मुख्यमंत्री ये 11वां नंबर के हैं हेमंत सोरेन जी। और 11 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और इसके साथ ही साथ 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जो सबसे पहला सरकार बना था वो बाबूलाल मरांडी का था। उसके बाद दूसरा जो बना 2003-15 वो 2000 से 2003 तक चला बाबूलाल मरांडी का सरकार। उसके बाद 2003 से 2005 तक चला अर्जुन मुंडा का सरकार। फिर 2005 से 2012 तक शिबू सोरेन का सरकार चला, है ना। सॉरी 2005 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक यानी कुछ ही दिन के लिए सरकार बना था शिबू सोरेन का। उसके बाद 12 मार्च 2005 से लेकर सितंबर 2006 तक फिर अर्जुन मुंडा का सरकार रहा। फिर 2006 से 2008 तक मधु कोड़ा। फिर 2008 से 2009 तक शिबू सोरेन जी। फिर 2009 से 2009 तक यानी कि जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 30 दिसंबर 2009 से 2010 तक शिबू सोरेन बैठे और फिर 2010 जून में राष्ट्रपति शासन लग गया। और इसके बाद आगे बात करें तो 2010 से 2013 तक फिर अर्जुन मुंडा और 2013 जनवरी से 2013 जुलाई तक राष्ट्रपति शासन। इसके बाद आपको याद होगा कि 2013 जुलाई से 2014-23 दिसंबर तक हेमंत सोरेन जी पिछले बार बैठे थे। और इसके बाद जो है 2014 28 दिसंबर से 28 दिसंबर 2019 तक रघुवर दास की सरकार जो कि बीजेपी पार्टी की रही, यही एक पहली सरकार है जो पूर्ण रूप से 5 साल तक सरकार चलाई थी। कौन? रघुवर दास की सरकार, है ना। इसके बाद अभी 29 दिसंबर 2019 से अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो हेमंत सोरेन की सरकार है। ये हमारे लोकल है। चलिए देखते हैं ये हमारे आगे भविष्य के लिए और आदिवासियों के लिए और झारखंड वासियों के लिए क्या क्या काम करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आगे हम बात करें झारखंड के बारे में तो झारखंड जो है ये जंगल झाड़ वाला इलाका है और इसकी स्थापना आपको पता चल गया कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था और इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का भी जन्मदिन मनाया जाता है। अगर भगवान बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा बताएं तो बता देंगे। उससे पहले हम झारखंड की थोड़ी सी परिचय करवाते हैं कि झारखंड की राजधानी जो बनी वो रांची और झारखंड की उप राजधानी दुमका। हाई कोर्ट अगर बात करें झारखंड का तो वो रांची में है और यहाँ की जो लोकल भाषा है वो खोटा, मुंडारी, संथाली हो, कुड़ुक, ये सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है और साथ ही साथ हिंदी भाषा भी बोली जाती है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें यानी लेंथ कितना है, ईस्ट टू वेस्ट अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 463 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ ऊपर से नीचे की ओर बात करें तो यह 380 किलोमीटर है। भौगोलिक सीमा की इसकी बात करें चौहद्दी जिसे कहते हैं, तो अगर हम जाएं नॉर्थ की ओर तो वहाँ बिहार मिलेगा और साउथ की ओर आएँ तो उड़ीसा मिलेगा। ईस्ट की ओर जाएं तो पश्चिम बंगाल
और वेस्ट की ओर जाएं तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। यानी हमारा ये जो झारखंड है ये 5 राज्यों को टच करता है। अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत में 16th प्लेस पर है, 16वां स्थान इसे प्राप्त है। और झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा का बात करें तो ये रामगढ़ जो हाल फिलहाल में बना। और इसके साथ ही साथ हम बता दें कि वर्तमान में जो ज़िले हैं वो 24 हैं, ठीक है। और यहाँ पर परमंडलों की संख्या की बात करें तो 5 परमंडल हैं। आपको पता होगा दक्षिणी छोटा नागपुर मुख्य न्यायालय रांची, उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग, मेदिनीनगर का नाम सुने हैं पलामू में, और चाईबासा में एक पश्चिमी सिंहभूम, इसी तरह संथाल परगना जो कि दुमका वाला इलाका। तो इस तरह हमारे 5 परमंडल, कितने परमंडल? 5, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, मेदिनीनगर, पश्चिमी सिंहभूम और संथाल परगना, ये 5 परमंडल हैं। अगर अनुमंडल की बात करें तो ये 45 यानी 45 अनुमंडल है। प्रखंड की अगर बात करें तो 264 प्रखंड हमारे झारखंड के हैं। और इसके साथ ही साथ नगर निगम 6 है। हमारे झारखंड में कुल 6 नगर निगम है। इसमें से एक रांची है, दूसरा धनबाद, तीसरा देवघर, चौथा चास, फिर हजारीबाग और एक आदित्यपुर, नाम सुने ही होंगे, आदित्यपुर जमशेदपुर। जिला परिषद की संख्या की बात करें तो 24 जिले हैं तो 24 जिला परिषद भी हैं। तो लोकसभा में कितनी सीटों की संख्या है? लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है झारखंड में? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। तो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होता है वो कितने सीटों की होती है? विधानसभा जो है यहाँ 82 यानी 82 सीट्स की होती है ना। विधानसभा चुनाव 82 सीट्स की होती है। आगे बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। ये भगवान बिरसा मुंडा यानी कि ये एक मुंडा जाति के थे। यानी मुंडा जाति बहुत ही कष्टदायक की ज़िंदगी जिए हैं हमारे भारत में। यानी ये वो जाति है जो ट्राइबल यानी कि अपना जीवन जो है जंगल में ही काट के गुजारे हैं। जंगल में ही रहते थे, वहीं खाना पीना जंगल से कंदमूल, और बेचारे लोग वहीं से, यानी काफ़ी गरीबी की ज़िंदगी हमारे मुंडा जाति के लोग जिए हैं। तो इन्हीं मुंडा जाति में भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ? खूंटी जिला में, है ना। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिला में इनका जन्म हुआ था। और 25 साल तक ये, यानी कि काफ़ी यंग एज में ये शहीद हो गए हमारे राज्य के लिए। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे यहाँ पर। अंग्रेज़ हमारे ऊपर जो इतने ज़्यादा जुल्म करते थे, बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ों का जुल्म हमारे ऊपर रहता था। तो उन्हीं में जो है उन जुल्मों से लड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिए। इनका जन्म हुआ था मुंडा जाति में, और इसका नाम बिरसा इसलिए पड़ा क्योंकि ये बृहस्पतिवार के दिन इनका जन्म हुआ था। और इनका घर परिवार काफ़ी जो है गरीबी की ज़िंदगी से जी रहा था, इसलिए बिरसा मुंडा जी को पढ़ाई के लिए इसके मौसी के यहाँ भेज दिया गया था। वो वहाँ से पढ़ें, और वहाँ से पढ़ने के बाद एक स्कूल में पढ़ने के बाद जब वो दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो वो कोई क्रिश्चियन का स्कूल था, और वहाँ पर क्रिश्चियन स्कूल था, जिसके कारण वहाँ आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप अपना धर्म चेंज करेंगे, यानी क्रिश्चियन होंगे तब। तो बिरसा मुंडा जी का धर्म परिवर्तन करवाया गया और ये उस स्कूल में अपने एजुकेशन के लिए अपना धर्म चेंज किए। लेकिन याद रखें, इन्होंने अपना धर्म चेंज किया लेकिन अपना संस्कृति कभी नहीं खोया था, और हमेशा अपने धर्म की देखभाल। आगे चलकर बात करते हैं कि बिरसा मुंडा जी जो है इन्होंने मतलब अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ी। बात कर रहे हैं
1894 ईस्वी में इन्होंने एक युवा शक्ति बनाई, यानी कि पोरहट एरिया आदिवासी इलाका है ना, उरांव, मुंडा, खड़िया जनजाति के संपर्क में आकर सभी लोगों से बात कर एक कमेटी इन्होंने बनाई, युवा शक्ति है ना, और इन सभी लोगों को जागृत यानी एकत्रित होने की बात कही। 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेज़ों पर लगाम लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। देखो सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी गरीबी की ज़िंदगी से जी रहे थे, तो सभी लोग जो है अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, यानी अंग्रेज़ों के यहाँ काम कर रहे थे। जब मुंडा जी मना किए थे बिरसा जी, तो इनके पापा इनको घर से निकाल दिए थे, बहुत ही डांटे गुस्साए थे, है ना, कि क्या खाएंगे, क्योंकि गरीबी की ज़िंदगी काफ़ी, तो पेट भरेगा तो सब ठीक है ना, तो काम करोगे अंग्रेज़ों के यहाँ गुलामी करोगे तो कुछ मिलेगा। लेकिन ये वैसा नहीं किया, उन लोग की गुलामी करने से ये जो है मना कर दिया। और ये अपना अधिकतर समय जो है जंगल में ही बिताते थे, ये जंगल में रह के बाँसुरी उसूरी बजाते थे और अपने से ही बाँसुरी उसूरी बनाए थे, है ना। और आगे बात करते हैं तो इन्होंने आगे चलकर अपने ही ये धर्म के लोगों को, यानी ये काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे और पढ़ लिख के इसको अच्छा नॉलेज हो गया था मुंडा जाति में, तो आगे चलकर इन्हें एक जंगल में जब ये रह रहे थे, इन्हें गुरु से मुलाकात हुई, और गुरु से जब मुलाकात हुई तो वो इन्हें अपने घर ले गए, और इसके साथ ही साथ वहीं पर रह के इन्होंने बहुत सारे दवाइयाँ बनाने के लिए सीखी थी, यानी जंगल से तरह तरह के दवाइयाँ को, यानी जड़ उड़ को तोड़ के लाना और दवाई बनाना इन्होंने सीखा था। इसके बाद जब ये वापस आए थे अपने गांव, तो उस टाइम लोगों ने इनका खूब स्वागत किया था, यानी कि लोगों में बहुत खुशियाँ थी। अब इन्होंने ये कर दिया कि हमारी बोंगा सिंह से जो है ये हुई थी, मुलाकात हुई थी, यानी इनके देवता जो हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि हम सब एक रहें, हम लोग गुलामी नहीं करेंगे। अगर आज के बाद अगर हम लोग गुलामी करेंगे अंग्रेज़ों का, तो बोंगा सिंह हम लोग से गुस्सा आ जाएंगे, और हम लोग से जब गुस्सा आ जाएंगे तो सोचो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। और इसके साथ ही साथ कहा कि सबको अलग अलग धर्म को, यानी अलग अलग जाति को, अलग अलग भगवान को नहीं मानना है, एक ही चीज़ को मानना है, सिर्फ एक ही बोंगा की पूजा करना है। और इसके साथ ही साथ लोगों को ये भी संदेश दिए कि डायन भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, इससे नहीं डरना है, मदिरा पान नहीं करना है, मतलब मांसाहारी मांसूस नहीं खाना है, यानी जानवरों की बलि नहीं देना है, जानवरों की हत्या नहीं करना है। यानी इस तरह से ये ज़िंदगी एकदम सादा ज़िंदगी जीने लगे और लोगों को भी इन्होंने प्रेरित किया। तो इससे जो है ये काफ़ी हाईलाइट हो गया, और अपने वैदिक मतलब इन्होंने बहुत सारे वैद वाले, यानी कि बोले कि दवाई के बारे में सीख लिए थे, तो बहुत सारे लोगों की इलाज करने लगे। तो इससे इलाज करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से छोटनागपुर वाले इलाका से भी इनके पास आने लगे, इन्हें देखने के लिए, इनसे भेंट मुलाकात करने के लिए, क्योंकि इन्होंने भगवान के बारे में बहुत कुछ बता दिया और बहुत सारी जो है इलाज वगैरह करने लगे। इसलिए अब ये जो है आदिवासियों के लिए दिलो जान से लड़ पड़े। इसके साथ ही साथ जो मतलब अंग्रेज इस पर जो कर लगाए थे, उस कर से निजात पाने के लिए इन्होंने लड़ पड़े। कई बार इन्होंने जो हमले किए, है ना, थाना वगैरह में हमला किए। 1895 में एक बार बात है कि टैक्स के लिए ये जो है आंदोलन कर रहे थे, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। और इसके बाद इसे 2 साल बाद इसको जो वहाँ पर बहुत ही डराया धमकाया गया, इसको पैसा देने का लालच दिया गया कि आपको पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसा वैसा मत करो। लेकिन ये नहीं, सारे बात को इनकार किया, बोले नहीं हम झारखंड के लिए लड़ेंगे, है ना। 2 साल बाद फिर इसकी रिहाई हुई, फिर आंदोलन जारी रहा। 1897 की बात है कि इन्होंने खूंटी थाना में हमला करवा दिया अपने 400 अनुयायियों के साथ, अपने 400 समर्थक के साथ खूंटी जिला में हमला करा दिया था। फिर 1898 में तांगा नदी के किनारे अंग्रेज के साथ इनका मुठभेड़ हुआ, इनके और भी समर्थक के साथ अंग्रेज़ों के साथ इसका मुठभेड़ हुआ, लड़ाई हुआ, जिसमें क्या हुआ कि अर्जुन बिरसा मुंडा जी जीत गए और वो जो है अंग्रेज हार गए थे। और इसके साथ ही साथ आगे बात कर रहे हैं तो इस तरह से खूब लड़ाई चली और इस तरह की लड़ाई चलती रही। 1900 की बात बता रहे हैं। 1900 में भी इन्होंने
हमला किया था कुछ कुछ थाने में, जिसमें से कांस्टेबल वगैरह की हत्या हुई थी, मारे गए थे। डोंगरी पहाड़ी में जो था एक इन लोग का आंदोलन मतलब मीटिंग चल रहा था बिरसा मुंडा जी और उनके समर्थक के बीच। इनका कुछ मीटिंग चल रहा था, तो यही बीच जो है अंग्रेज़ों ने इन पर हमला कर दिया, जिससे काफ़ी लोग मारे गए और इसके साथ ही साथ जो है इन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया। बिरसा मुंडा जी को 19 जनवरी 1900 ईस्वी को गिरफ़्तार कर लिया गया। कहाँ से? डोंगरी पहाड़ी वाले इलाका से। और इसके साथ ही साथ इसे जो है रांची के जेल में डाल दिया गया। अब इसे जेल में डाल दिया गया और वहाँ पर जो है धीरे धीरे करके इसे ऐसा कहा जा रहा है कि इसको वहाँ काफ़ी टॉर्चर किया गया। यहाँ पर दो बातें आती हैं इसकी मौत की। पहली बात बताई जाती है कि इनका मौत का कारण जो है बीमारी था, इनको कुछ बीमारी हो गया था, हैजा जैसा बीमारी हो गया था, जिसके कारण इसकी मौत हो गई। दूसरी बात बताई जा रही है कि अंग्रेज़ों ने इन्हें धीरे धीरे जहर दे के मार डाला था। ये कुछ बातें थी। यानी कि अगर हम बात करें तो ये झारखंड में यानी झारखंड एरिया में आदिवासियों पर जो टैक्स लगा रहे थे ये अंग्रेज़ लोग, उनके लिए ये काफ़ी लड़ाई लड़े। और बात बताएं कि ये जो 1998-97 की बात है, एक बार बहुत ही अकाल पड़ गया था और अकाल यानी बहुत ही सुखाड़ पड़ गया था और इसके साथ ही साथ एक महामारी भी फैल गई थी उस टाइम, जिसमें आदिवासी लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है भूखे प्यासे यानी खाने पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा तरसना पड़ा था। तो उस टाइम भी ये काफ़ी जो है हिम्मत जुटाए थे इन लोगों की मदद के लिए और काफ़ी लोगों में जो है क्या बोलते हैं उसको, लोगों को प्रेरित किए थे, मोटिवेट किए थे कि कुछ करने का। लेकिन उसी बीच जो है इनकी गिरफ़्तारी हो जाती है 1998 में, 97 के आसपास है ना, 97-98 के पास, इसी आसपास में एक अकाल पड़ा था। तो ये आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किए हैं बिरसा मुंडा जी जो है, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी ये टैक्स जो लगाते थे, ये टैक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने काम किया ताकि जो है हमारे आदिवासी भाइयों पर टैक्स ना पड़े। तो ये था हमारा झारखंड और झारखंड के अलग होने के पीछे की कहानी और इसमें किस किस तरह के लोगों के योगदान हैं। इसका झारखंड का इतिहास का वीडियो ऑडियो अगर बात करें तो हिस्ट्री को छुपाया गया, पूरी हिस्ट्री जो है आपको इसके बारे में जल्दी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आपको सटीक जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो सही जानकारी दी जा रही है। डेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको सही मिल रही है। आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी सीजीएल वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से इस वीडियो को देख के समझिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।